सभी को गुड इवनिंग। एनएस एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का जीके और राजस्थान के जीके में आज हमारा टॉपिक था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अपन ने पढ़ा था उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। आज अपन पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी भाग। उससे पहले आपके लिए एक विशेष जरूरी सूचना है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो परीक्षा तिथि वो घोषित हो चुकी है। राजस्थान पुलिस की जो परीक्षा तिथि है राजस्थान की परीक्षा तिथि है वो घोषित हो चुकी है। कब होगी एग्जाम? एग्जाम बहुत जल्द होगी। 6, 7 और 8 नवंबर 2020। अभी क्या चल रहा है? सितंबर और अक्टूबर 2 महीने हैं आपके पास। सितंबर और अक्टूबर। नवंबर में आपकी एग्जाम है राजस्थान पुलिस की। क्या पढ़ना है राजस्थान पुलिस के अंतर्गत? राजस्थान पुलिस की बात करें तो राजस्थान पुलिस में सबसे पहले तो आता है, ये मान लो आप, राजस्थान का संपूर्ण जीके। राजस्थान का संपूर्ण जीके यानी राजस्थान के जीके में भूगोल भी आ गया, इतिहास आ गया, राजनीति आ गई, कला व संस्कृति। यानी जो राजस्थान की जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, कला व संस्कृति, ये तो हो गया राजस्थान का जीके मुख्य रूप से। दूसरी चीज है जनरल साइंस और साथ में ये मान लो करंट जीके हो गया और साथ में इंडिया जीके का कुछ भाग हो गया। इंडिया जीके के कुछ भाग के अंदर यानी को इंडिया की कोई पॉलिटी है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन। इंडिया जीके हो गया, करंट जीके हो गया और जनरल साइंस हो गया। 2 नंबर टॉपिक ये हो गया। राजस्थान का जीके अपन पढ़ रहे हैं, जनरल साइंस अपन पढ़ रहे हैं। करंट जीके की बात करें तो हर एग्जाम के अंतर्गत लगभग 6 महीने पहले का करंट आता है। अपन पढ़ेंगे जनवरी से लेकर अपन पढ़ेंगे अक्टूबर तक। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक जो मुख्य करंट जीके हैं वो अपन देख लेंगे। इंडिया जीके में जैसे इंडिया पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वो मुख्य रूप से जो भी भाग बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, उनसे क्या है 2-4 क्लास अपन ले लेंगे इंडिया जीके की। बात आ गई करंट जीके अपन देख लेंगे। मासिक जो भी इंपॉर्टेंट है मंथली लिख लेंगे। जनवरी का ये करंट है, फरवरी का ये है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो भी है वो अपन देखेंगे। इंडिया जीके हो गया। उसके बाद में जो एक नया भाग जोड़ा है, कौन सा? महिला एवं बाल अपराध। तो जो महिला एवं बाल अपराध है उसके अपन जो भी 4-5 क्लासें जो भी बनेगी इंपॉर्टेंट वो अपन देख लेंगे। साथ में जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर से 5-7 जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर से भी जो मुख्य रूप से अपन कंप्यूटर के 1000 क्वेश्चन कर लेंगे अपन। कंप्यूटर और महिला एवं बाल अपराध, ठीक है, इनकी आपको तैयारी करनी है। कंप्यूटर के 1000 अपन क्वेश्चन देख लेंगे। महिला एवं बाल कैसे, इसकी अपन क्लास लगवा देंगे। मुख्य आपको यही है देख लेना राजस्थान का जीके और जनरल साइंस। राजस्थान का जीके अपन पढ़ रहे हैं, जनरल साइंस भी अपन पढ़ रहे हैं, करंट जीके की अपन क्लास लगा दें और इंडिया जीके का जो भी पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, जो भी पॉलिटिक्स से संबंधित टॉपिक है वो अपन देख लेंगे। तो राजस्थान पुलिस की आपके पास जो 2 महीने हैं, ये 2 महीने आपको डिपेंड करता है किस तरीके से आप तैयारी करते हो। क्या आप राजस्थान पुलिस की जो वर्दी है उस वर्दी के लायक हो नहीं हो, ये 2 महीने डिसाइड करेंगे। इन 2 महीनों में आप क्या देखते हो, क्या पढ़ते हो, वो डिपेंड करता है कि राजस्थान पुलिस में आप ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, तो ये आपके सामने जो जरूरी सूचना थी, आप जिसका इंतजार कर रहे थे, वो आपके सामने अब आ गई है, तिथि घोषित हो गई है। अब अपन जो हमारा टॉपिक था
उस टॉपिक पे चलते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अपना था पूर्वी मैदानी भाग। तो जो अपना टॉपिक था पूर्वी मैदानी भाग। पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग की अपन बात करें राजस्थान का मानचित्र आपके सामने जो दिया हुआ है उसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद में अपन ने देखा था अरावली पर्वतीय प्रदेश। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं, आज अपन पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग। और फिर आखिर में रह जाएगा ये हाड़ौती का पठार। 1 नंबर उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, 2 नंबर अरावली पर्वतीय प्रदेश, 3 नंबर है पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग की बात करें तो जो पूर्वी मैदानी भाग है उसका जो निर्माण है उसका निर्माण हुआ था प्लेस्टोसीन काल में। सबसे पहले जो इसका निर्माण है, अब अपन बात करें पूर्वी मैदानी भाग की, तो पूर्वी मैदानी भाग का जो निर्माण है वो हुआ था प्लेस्टोसीन काल में। जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति मानी जाती है टेथिस सागर से। आपको बताया था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग, इनकी उत्पत्ति मानी जाती है टेथिस सागर से। टेथिस सागर से। और अरावली पर्वतीय प्रदेश और हाड़ौती का पठार, इनकी उत्पत्ति मानी जाती है गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। उत्पत्ति है टेथिस सागर में, निर्माण हुआ था प्लेस्टोसीन काल में। जो ये पूर्वी मैदानी भाग है, ये जो पूर्वी मैदानी भाग है, इनका जो मैदानी भाग है उस मैदानी भाग में जगह निर्माण है पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण कुछ नदियां हैं, चंबल, बनास, बाणगंगा, माही, वह इनकी सहायक नदियां। जो पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण है
वो चंबल है, बनास है, बाणगंगा है, माई है, वह इनकी जो सहायक नदी है, इनके द्वारा जो लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी है, उस जलोढ़ मिट्टी के कारण इनका जो क्या है पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण हुआ। यहाँ पर माने जो पूर्वी मैदानी भाग है, यहाँ पर कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, अगर मिट्टी की बात करेंगे, क्योंकि नदियों द्वारा अगर जो मिट्टी लाई गई है तो नदियों द्वारा कौन सी मिट्टी लाई जाती है, तो मिट्टी की बात करें तो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, कांफ एंड दोमट मिट्टी। यानी इनका जो निर्माण है वो चंबल, बनास, बाणगंगा और जो माही नदी है, उनकी जो सहायक नदी है, उनके द्वारा जो लाई हुई मिट्टी है, उन मिट्टी से इन मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। तो अगर उनके द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाई हुई है तो इन जो आंख मिट्टी कौन कौन सी होगी, वो होगी जलोढ़ मिट्टी है, कांप मिट्टी है और दोमट मिट्टी। एक नाम है यहाँ जलोढ़ मिट्टी। अगर जलोढ़ मिट्टी की अपन बात करें तो जो जलोढ़ मिट्टी है वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ध्यान रखना, जलोढ़ मिट्टी है वो क्या है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। सर्वाधिक अगर उपजाऊ मिट्टी है यानी ये क्या है, विकसित प्रदेश है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी होगी तो जलोढ़ मिट्टी क्या है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। यानी जो यहाँ पर क्या है, कृषि की जाएगी, यानी व्यवसाय क्या हो गया इनका, व्यवसाय हो गया। जो व्यवसाय है वो व्यवसाय क्या हो गया, व्यवसाय हो गया। कृषि, कृषि इनका व्यवसाय हो गया। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, इस कारण ये क्या है, सर्वाधिक विकसित प्रदेश, सर्वाधिक विकसित प्रदेश। ये तो इनकी जो विशेषताएं होगी। कारण यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ पर जो व्यवसाय है वो क्या है, कृषि है, और इन कारण जो क्या है, सर्वाधिक विकसित प्रदेश इनको माना जाता है। अब बात करें इनके जो विस्तार की, जो विस्तार है, राजस्थान के किन किन जिलों में इसका विस्तार है उसकी बात करें तो आप जो मैप के अंतर्गत देखोगे, देखो यहाँ अलवर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक। अपन की विस्तार की बात करें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, दौसा, अजमेर। और यहाँ बात करें अपन इनके साथ साथ कौन कौन से जिले, देखो यहाँ पर ये हो गया डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, और यहाँ भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। यानी इनका जो विस्तार है वो तो है 10 जिलों में, ठीक है। लेकिन इनके साथ साथ ही इनका जो विस्तार माना जाता है वो कौन कौन सा हो गया, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। यानी 10 जिलों में इनका विस्तार है। और वो 10 जिले कौन कौन से हैं, उन 10 जिलों की अपन बात करें तो वो 10 जिले हैं, ये देखो अजमेर हो गया, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, दौसा हो गया, टोंक हो गया, करौली हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, जयपुर हो गया, ठीक है, और चित्तौड़गढ़ हो गया। ये 10 जिले हैं। उनके साथ साथ ही क्या है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इन जिलों में क्या है, पूर्वी मैदानी भाग का विस्तार माना जाता है। मुख्यतः इनका जो विस्तार है वो 10 जिलों में माना जाता है, ठीक है। ये 10 जिले हैं। अब राजस्थान में
जो ये जो पूर्वी मैदानी भाग है राजस्थान का, जो इसका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है, तो इसके विस्तार की बात करें तो वो है राजस्थान के क्षेत्रफल का ये जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उस राजस्थान के क्षेत्रफल का है 23%। यानी जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% क्षेत्रफल है वो पूर्वी मैदानी भाग का है। अपन ने पीछे भी देखा था जो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वो क्षेत्रफल कितना है 61%। बात करें जनसंख्या की तो जनसंख्या है वो है 40%। क्षेत्रफल है 61%, जनसंख्या कितनी है 40%। बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश की तो क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 9% और जो जनसंख्या है वो कितनी है वो 10%। ध्यान देना कि जो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% क्षेत्रफल उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का है और वहाँ पर जनसंख्या वो कुल जनसंख्या का 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश का तो अरावली पर्वतीय प्रदेश का क्षेत्रफल है 9% और वहाँ जनसंख्या निवास करती है 10%। बात करें पूर्वी मैदानी भाग की तो क्षेत्रफल है 23% और जो जनसंख्या है और राजस्थान की जनसंख्या का है 39%। यानी यहाँ पर 61% क्षेत्रफल है लेकिन जनसंख्या 40% ही निवास करती है। यहाँ 9% क्षेत्रफल है और 10% जनसंख्या निवास करती है, लेकिन पूर्वी मैदानी भाग में क्षेत्रफल है 23% और जो जनसंख्या है वो कितनी है 39%। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या कितनी है अधिक है, तो यानी जो सर्वाधिक जनघनत्व है, नोट कर लेना, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है उनमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है, तो वह है पूर्वी मैदानी भाग। सर्वाधिक विकसित प्रदेश तो सर्वाधिक विकसित प्रदेश पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग क्यों विकसित है, क्योंकि यहाँ पर क्या नदियाँ है, जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से क्या है मैदानी जो जलोढ़ मिट्टी है उन जलोढ़ मिट्टी से इनके मैदान का निर्माण हुआ है। और जो जलोढ़ मिट्टी के बारे में अपने पता है कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, ये भी ध्यान दे लेना आप। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है यानी जो कृषि है वो क्या है बहुत अधिक मात्रा में होगी, और कृषि अगर बहुत अधिक मात्रा में होगी तो सर्वाधिक विकसित प्रदेश हुआ नहीं हुआ हो गया। ये आपको ध्यान रखना। 10 जिलों में इसका सामान्यतः 10 जिलों में इसका विस्तार माना जाता है, लेकिन जो कुछ अंश मैदानी भाग है वो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में भी माने जाते हैं। ये आपको ध्यान देना है। 23% क्षेत्रफल में 39% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है पूर्वी मैदानी भाग। ये आपको ध्यान देना है। अब बात करें अपन पूर्वी मैदानी भाग की, अगर और बात करें तो जो वर्षा है, आगे बात आती है वर्षा की, तो जो वर्षा है वो वर्षा होती है 50 से लेकर 80 सेमी तक। वर्षा 50 से 80 होती है। तो बात करेंगे इसके साथ साथ ही अपन वर्षा 50 से 80 सेमी, तो बात करेंगे अपन जलवायु की। तो जो जलवायु है वो कौन सी होगी, वो होगी आर्द्र जलवायु। जलवायु कौन सी होगी, आर्द्र जलवायु होगी। 50 से 80 सेमी जो वर्षा यहाँ पर होती है और 23% क्षेत्रफल है। जनसंख्या 39% यहाँ निवास करती है। और जो सिंचाई का साधन है, बात करेंगे अपन आगे, तो सिंचाई का साधन है वो है कुओं द्वारा सिंचाई होती है। तो सिंचाई किन के द्वारा होती है, तो कुओं द्वारा। एक बात और ध्यान देना यहाँ पर, जो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा, जो भीलवाड़ा में जो कृषि है, जो भीलवाड़ा में सिंचाई है, भीलवाड़ा में जो सिंचाई है वो होती है तालाबों द्वारा।
तालाबों द्वारा। तालाबों द्वारा क्या है, भीलवाड़ा में सिंचाई होती है। बाकी पूर्वी मैदानी भाग में जो सिंचाई है वो होती है कुओं द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे अपन आगे, अपन इसकी बात करें तो जो पूर्वी मैदानी भाग है उन मैदानी भाग का निर्माण है जो नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां, चंबल, बनास, बाणगंगा, माही, उनकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा लाई हुई जलोढ़ मिट्टी, यानी उनके जो नदी बेसिन है उन नदी बेसिन कैसे क्या है इनका निर्माण हुआ पूर्वी मैदानी भाग का। तो अपन एक के बारे में पढ़ेंगे। तो चंबल नदी बेसिन, बनास नदी बेसिन, बाणगंगा नदी बेसिन और माही नदी बेसिन। तो सबसे पहले जो बात अपने आती है, तो नदी बेसिन क्या है ये आप ध्यान दे लेना, नोट करते जाना। एग्जाम आपकी सामने ही है, एक एक चीज क्लियर कर लेना यहीं पर कि दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़े। तो पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, जो पूर्वी मैदानी भाग है वो क्या है, नदी बेसिन प्रदेश है, नदी बेसिन प्रदेश है। जो मुख्य बात यह है कि जो पूर्वी मैदानी भाग है वो क्या है, नदी बेसिन प्रदेश है। अब ये नदी बेसिन प्रदेश क्या होता है, नदी बेसिन होता क्या है, इन जो नदी बेसिन है वो होता क्या है, तो जो नदियों का प्रवाह क्षेत्र है, नदियों का प्रवाह क्षेत्र, नदियों के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, नदी बेसिन। यानी जहां से वो नदी निकलती है उसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, नदी बेसिन कहते हैं। यानी जो नदियों के द्वारा नदी बेसिन है वो क्या है, नदियों के द्वारा निर्माण किए गए, नदियों के द्वारा निर्माण किए गए उपजाऊ मैदान। यानी नदी बेसिन प्रदेश है। नदी बेसिन होता क्या है, तो नदियों का प्रवाह क्षेत्र है जहाँ से नदी निकलती है, जो मैदानी भागों से नदी निकलती है उसको कहते हैं नदी बेसिन। यानी जो नदियों द्वारा निर्माण किए गए जो उपजाऊ मैदान है, तो नदियाँ जहाँ से निकल के जो उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है, क्योंकि वो क्या कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी अपने साथ में लाती है, तो उपजाऊ मैदान का जो निर्माण करती है उनको कहते हैं नदी बेसिन। कौन कौन से नदी बेसिन है, चंबल, बनास, बाणगंगा, माही नदी बेसिन। कौन कौन से, चंबल नदी बेसिन, बनास नदी बेसिन, बाणगंगा नदी बेसिन और माही नदी बेसिन। ये क्या है, 4 नदी बेसिन है इस प्रदेश के अंतर्गत। एक के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है चंबल नदी बेसिन। चंबल नदी बेसिन, चंबल नदी बेसिन की बात करें तो जो इसका सबसे पहले देखते हैं विस्तार, वो है 6 जिलों में। राजस्थान के 6 जिलों में
चंबल नदी का विस्तार है, यानी जो चंबल नदी बेसिन है, जो मैदान है चंबल नदी का, जो मैदान जहाँ से चंबल नदी गुजरती है, तो उनका विस्तार है 6 जिलों में। कौन कौन से है वो 6 जिलों की बात करेंगे तो वो है चित्तौड़गढ़, कोटा, यानी जो 6 जिले हैं जहां पर से चंबल नदी गुजरती है, वो 6 जिले कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर है, करौली है और धौलपुर है। कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। क्यों? चंबल नदी बेसिन है क्या, यानी जो चंबल नदी है उस चंबल नदी के द्वारा जो निर्मित मैदान, चंबल नदी बेसिन हुआ क्या? चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदान। चंबल नदी द्वारा जो निर्मित मैदान है वो हो गया चंबल नदी बेसिन। विस्तार है 6 जिलों में, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। क्यों? सबसे जो चंबल नदी है उसका उद्गम क्या है? जो चंबल नदी का उद्गम है वो क्या है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के महू, मध्य प्रदेश के जो महू के निकट है, विंध्याचल के निकट है, विंध्याचल, जो चंबल नदी है उसका उद्गम क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के महू के निकट एक पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला, उसमें एक पहाड़ी है जनापाव की पहाड़ी, जनापाव की पहाड़ी, पाव की पहाड़ी से, यानी यहाँ मैप से अगर एक बार अपन बात करें, यहाँ एमपी से क्या है, जो चंबल नदी है वो निकलती है, या एमपी से चंबल नदी निकलती है और ये यहाँ प्रवेश करती है। राजस्थान में जब प्रवेश करती है वो करती है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में है चौरासीगढ़, यहाँ ये प्रवेश करती है सबसे पहले। उद्गम कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो विंध्याचल पर्वतमाला की पहाड़ी है, जनापाव की पहाड़ी, नोट कर लेना इंपोर्टेंट लगा के, जनापाव की पहाड़ी है, वहां से इसका उद्गम होता है और वहां से निकलकर और ये सबसे पहले राजस्थान के अंतर्गत जाती है। राजस्थान में चौरासीगढ़ है, वो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, वहां पर ये प्रवेश करती है। वहां से होते हुए चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, धौलपुर से होते हुए और फिर ये क्या, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना में प्रवेश। एमपी से निकलेगी। राजस्थान में अगर बात करें अपन, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग की, तो उसमें सबसे पहले आता है चंबल नदी बेसिन। यानी जो चंबल नदी बेसिन है उसका विस्तार 6 जिलों में है। 6 जिलों में कैसे है? क्योंकि जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में जनापाव की पहाड़ी है, विंध्याचल पर्वतमाला की जनापाव की पहाड़ी, वहां से निकल कर राजस्थान में चौरासीगढ़ है चित्तौड़गढ़ के अंदर, वहां ये प्रवेश करती है। वहां से होते हुए ये जाएगी कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी,
सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। और धौलपुर से होते हुए बाद में उत्तर प्रदेश में इटावा के पास क्या है, यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये हो गया चंबल नदी बेसिन। इस कारण यहाँ का विस्तार 6 जिलों में है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें अपन जो चंबल नदी है, उस चंबल नदी को कामधेनु नदी भी कहते हैं, कामधेनु। एक अन्य नाम भी है इनका, जो प्राचीन नाम है चरमनवती, जो प्राचीन नाम है उसका चरमनवती है। कामधेनु भी इस नदी को कहते हैं। बात करें तो चंबल नदी है वो सर्वाधिक सतही जल क्या है, इसी नदी में है, सर्वाधिक सतही जल वाली नदी। ये आप ध्यान रखना, सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है, चंबल नदी। एक चीज नोट लगा के लिख लेना, भारत में सर्वाधिक मिट्टी का अवनालिका प्रदन, मिट्टी का भारत में सर्वाधिक मिट्टी का अवनालिका जो अपरदन है वो किसके द्वारा होता है, चंबल नदी द्वारा। ये आप नोट कर लेना। अब बात करें अपन जो चंबल नदी में एक चाहे जाता बीड़, बीड़, बीड़ क्या है, जो चंबल नदी है उस चंबल नदी के जो आसपास क्या है, जो उबड़ खाबड़, यहाँ के चंबल नदी इधर से गुजरेगी तो क्या है, कई स्थान पर बहुत ज़्यादा गड्ढे हो जाएंगे। तो उस उबड़ खाबड़ क्षेत्र को चंबल नदी, चंबल नदी के आसपास के उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ क्षेत्र को क्या कहते हैं, बीड़ क्षेत्र कहते हैं। बीड़ कहते हैं क्योंकि जो नदी निकलेगी यहाँ से तो क्या कई स्थान पर बहुत ज़्यादा गड्ढे हो जाएंगे। तो चंबल नदी के जो आसपास का जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र है उसको कहते हैं बीड़। और सर्वाधिक बीड़ है वो कहाँ पर है, सर्वाधिक है जो बीड़ भूमि है, सर्वाधिक बीड़ भूमि सवाई माधोपुर। और जो बीड़ है उसको है वहां पर क्या कहते हैं अपन को, बीड़ भूमि को, जो बीड़ क्षेत्र है वो सर्वाधिक बीड़ भूमि कहां पर है, सवाई माधोपुर में है। और जो डाकुओं की शरण स्थली मानी जाती है, डाकुओं की शरण स्थली, डाकुओं की शरण स्थली मतलब कि यहाँ पर जो स्थानीय क्षेत्र है, जो स्थानीय लोगों क्या है, स्थानीय जो भूमि है यहाँ पर, वहाँ पर डाकू रहते हैं। तो जो डाकुओं की शरण स्थली है वो क्या है, बीड़ क्षेत्र को माना जाता है। और बीड़ क्षेत्र है क्या, जो चंबल नदी है उसके आसपास का जो गड्ढे हो जाते हैं, जो उबड़ खाबड़ भाग है उसको कहते हैं बीड़। और सर्वाधिक बीड़ भूमि है सवाई माधोपुर के अंतर्गत, यह आपको ध्यान रखना है, जिसको डाकुओं की शरण स्थली भी कहते हैं। एक होता है, ये तो हो गया बीड़, एक होता है डांग, ये तो हो गया बीड़, एक होता है डांग। डांग क्या है, डांग है उबड़ खाबड़ अनियमित पहाड़ियां, उबड़ खाबड़ अनियमित पहाड़ियां, अनियमित पहाड़ियां, उनको स्थानीय भाषा में कहते हैं, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, डांग। जो अनियमित क्या है, उबड़ खाबड़ अनियमित पहाड़ियां हैं, उनको स्थानीय भाषा में कहते हैं डांग। और चंबल क्या है, बीड़ क्या है, बीड़ है चंबल नदी के आसपास जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र है उनको कहते हैं बीड़। और अनियमित पहाड़ी है उनको कहते हैं डांग। और जो डांग का सर्वाधिक विस्तार है, इसका सर्वाधिक विस्तार है करौली,
सर्वाधिक विस्तार है करौली। नोट लगा के लिख लेना, एक तो है नोट लगा के लिख लेना यहीं पर, डांग की रानी, तो जो डांग की रानी है वो है करौली। अगर रानी है तो राजा भी पक्का होगा, तो डांग का राजा वो है धौलपुर। नोट लगा के लिख लेना, डांग की रानी है करौली और डांग का राजा है धौलपुर। ये हो गया आपका चंबल नदी बेसिन। चंबल नदी बेसिन ये आपका हो गया है। चंबल नदी के बारे में अपने देखा था, मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ के पास ये प्रवेश करती है। फिर इसका जो विस्तार है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर से इसका होते हुए कहाँ निकलती है ये उत्तर प्रदेश के में इटावा के पास ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो राजस्थान में 6 जिलों में इसका विस्तार है। और जो चंबल नदी बेसिन है, चंबल नदी द्वारा जो निर्मित मैदान उसी को कहते हैं चंबल नदी बेसिन। इसको कामधेनु भी कहते हैं, प्राचीन नाम चरणवती भी है इसका नाम। और भारत में सर्वाधिक मिट्टी का नाली का उत्पादन है वो चंबल नदी द्वारा होता है। इंपोर्टेंट लगा के ये चीज़ें लिख लेना। उसके बाद में यहाँ पर एक तो बीड पाए जाते हैं। बीड होते क्या हैं, जो चंबल नदी जहाँ से गुजरेगी वहाँ बहुत सारे खड्डे हो जाते हैं, उनको कहते हैं बीड। और सर्वाधिक जो बीड भूमि है सवाईमाधोपुर में, जहाँ पर क्या है डाकू बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं, तो उनको माना जाता है डाकुओं की शरण स्थली। एक होता है डांग। डांग क्या होते हैं, जो उबड़ खाबड़ अनियमित पहाड़ियाँ होती है उनको स्थानीय भाषा में कहते हैं डांग। और सर्वाधिक डांग है वो कहाँ पर है, करौली में है। और डांग की रानी किसको कहते हैं, करौली को। और डांग का राजा किसको कहते हैं, धौलपुर को। ये तो हो गया चंबल नदी बेसिन। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं बनास नदी बेसिन। ये तो हो गया चंबल नदी बेसिन। अब आगे है बनास नदी बेसिन। बनास नदी बेसिन। बनास नदी द्वारा निर्मित भाग को बनास नदी द्वारा निर्मित भाग को क्या कहते हैं, बनास नदी बेसिन कहते हैं। बनास नदी बेसिन की अपन बात करें तो 6 जिलों में इसका विस्तार है। 6 जिलों में विस्तार। बनास नदी का जो विस्तार है वो 6 जिलों में है। चंबल नदी बेसिन का जो विस्तार है वो भी क्या है, 6 जिलों में है। और वो 6 जिले कौन कौन से हैं, वो है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक। यानी जो 6 जिले हैं, 6 जिलों में बनास नदी का जो विस्तार है वो कौन कहाँ पर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, टोंक है, और क्या रह गया, सवाईमाधोपुर। इनमें क्या है, इनका विस्तार है। बनास नदी जो क्षेत्र है वो इन जिलों में इनका विस्तार है। अब जो इनकी जो मुख्य बात ये है, इस क्षेत्र की बात यह है कि जो बनास नदी बेसिन है अरावली श्रेणी है, उस अरावली श्रेणी के में देवगढ़ है। और देवगढ़ कहाँ पर है, देवगढ़ की पहाड़ी है राजसमंद के पास। तो जो बनास नदी बेसिन है उसको अरावली श्रेणी में जो देवगढ़ की पहाड़ी है कहाँ पर है, राजसमंद में। तो राजसमंद के पास है, राजसमंद के पास
बनास नदी बेसिन के ऊंचे टिल्ले नुमा भाग को, यानी जो बनास नदी बेसिन है उसमें जो अरावली श्रेणी में देवगढ़ यानी राजसमंद के पास है जो ऊंचे टिल्ले नुमा भाग है, उस टिल्ले नुमा भाग को कहते हैं पिडमांट का मैदान। क्या कहते हैं? पिडमांट का मैदान इसको कहते हैं। ये आप ध्यान रख लेना, नोट कर लेना फोटो लगा के कि पिडमांट का मैदान क्या है। पिडमांट का मैदान कुछ नहीं है, जो अरावली श्रेणी है उस अरावली श्रेणी में राजसमंद के पास जो बनास नदी का क्षेत्र का जो ऊंचे टीले नुमा जो भाग है उसको कहते हैं पिडमांट का मैदान। ये जो बनास नदी है 6 जिलों में इसका विस्तार है और ये आ गया पिडमांट का मैदान। इसके बाद में आगे नेक्स्ट ये हो गया बी बनास नदी। नेक्स्ट है इसके बाद में बाणगंगा नदी बेसिन। बाणगंगा नदी बेसिन है, यानी जो बाणगंगा नदी है, बाणगंगा नदी को क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा। नोट कर लेना, अर्जुन की गंगा नाम से प्रसिद्ध है कौन सी? बाणगंगा नदी। तो बाणगंगा नदी द्वारा जो मैदान है, निर्मित मैदान है, उसको कहते हैं बाणगंगा बेसिन। विस्तार कहाँ पर है? जयपुर, दौसा और भरतपुर। विस्तार कहाँ है? जयपुर, दौसा और भरतपुर। मुख्य बात यह कि यह नोट लगा के लिख लेना, राजस्थान की नदी। नोट लगा के लिख लेना कि राजस्थान की ऐसी नदी जो अपना जल सीधे यमुना में ले जाती है, सीधे यमुना में ले जाती है। क्या याद रखना है कि राजस्थान की ऐसी नदी कौन सी? बाणगंगा नदी, जो अर्जुन की गंगा नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। इसका विस्तार है जयपुर, दौसा, भरतपुर। और ये राजस्थान की ऐसी नदी है जो अपना जल सीधे क्या है? यमुना में ले जाती है। और जो इसकी मिट्टी है वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसकी मिट्टी है वो क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। यानी जो बाणगंगा नदी बेसिन का मैदान है उसकी मिट्टी है वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है और ये अपना जल है सीधा कहाँ? यमुना में ले जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। बनास नदी बेसिन हो गया, बाणगंगा नदी बेसिन हो गया। अब अंत में आता है माही नदी बेसिन। नेक्स्ट आता है माही नदी बेसिन, यानी माही नदी द्वारा निर्मित मैदान को कहते हैं माही नदी बेसिन। और इसके विस्तार की बात करें तो इनका विस्तार कहाँ पर है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। राजस्थान में इसका विस्तार है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। 3 जिलों में इसका विस्तार है। माही नदी बेसिन की प्रमुख बात है कि यहाँ लाल मिट्टी की क्या है? अधिकता है, लाल मिट्टी की अधिकता। क्योंकि जो माही नदी है, माही नदी की अपन बात करें
यहाँ पर है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। मध्य प्रदेश से के धार जिले से ये नदी निकलती है। बांसवाड़ा में प्रवेश कर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर होते हुए वापस यहाँ गुजरात के अंतर्गत क्या है, विलुप्त हो जाती है। तो बात करें अपन माही नदी की, तो माही नदी है, यहाँ से कर्क रेखा निकलती है। कर्क रेखा को ये 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। यह है कर्क रेखा। राजस्थान के 3 ही जिलों में इसका विस्तार है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। जो माही नदी है, उस माही नदी को कहते हैं आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, कांठल की गंगा। कांठल क्या है? कांठल की गंगा कहते हैं। जो कांठल क्या है? कांठल क्या है? कांठल है जो माही नदी के किनारे पर बसे, माही नदी के किनारे पर, माही नदी के किनारे पर बसे प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा, माही नदी के किनारे पर बसे प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा का जो संपूर्ण भूभाग है, बांसवाड़ा जिले का संपूर्ण भूभाग, तो माही नदी निकलती है, माही नदी के किनारे पर बसे बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले के जो संपूर्ण भूभाग है उसको कहते हैं कांठल। तो इस कारण इसको कहते हैं कांठल की गंगा और आदिवासियों की गंगा। किसको? माही नदी को कहते हैं। माही नदी की अपन बात करें तो माही नदी की एक बात और है, माही नदी जहाँ से गुजरती है वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, नदी नाले हैं। यहाँ अत्यधिक नदी नालों के कारण, अत्यधिक नदी के नालों के कारण, नदी नालों के कारण अत्यधिक नदी नालों के कारण जो बीच की भूमि है, जैसे ये कोई भी प्रदेश है, जैसे इधर से नदी गुजर रही है, इधर से नदी गुजर रही है, तो ये क्या, जो बीच की भूमि है वो बीच की भूमि प्लेन रह जाती है, चारों तरफ इसके नदियां गुजर रही है, तो ये बीच में किस तरीके का भाग हो जाता है, टापू की तरह, टापू की तरह ये भाग हो जाता है। अत्यधिक नदी नालों के कारण जो बीच का भूमि है वो टापू की तरह नजर आती है। इस कारण जो बांसवाड़ा है उसको कहते हैं 100 द्वीपों का शहर। बांसवाड़ा क्या कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो नाले हैं, नदी के जो नाले वो अत्यधिक मात्रा में चारों तरफ से गुजरने के कारण जो बीच की भूमि है वो टापू की तरह नजर आती है, तो बहुत सारे क्या है टापू की तरह, टापू से बन जाते हैं। इस कारण जो बांसवाड़ा है उसको कहते हैं 100 द्वीपों का शहर। ये नोट कर लेना आप कि बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर है, तो वो है बांसवाड़ा। क्यों है? क्योंकि अत्यधिक नदी नालों के कारण जो बीच की भूमि है वो टापू की तरह नजर आती है, इस कारण इसको कहते हैं 100 द्वीपों का शहर। आदिवासियों की गंगा कहते हैं, कांठल की गंगा कहते हैं। किसको? माही नदी को, क्योंकि माही नदी का जो विस्तार है वो है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। लाल मिट्टी की क्या यहाँ पर अधिकता पाई जाती है। अब बात करें, इस माही नदी मैदानी भाग है, माही नदी का जो मैदानी भाग है, तो मैदानी भाग बात करें, माही नदी का जो मैदानी भाग है वहां पर आदिवासी भील, आदिवासी भील व ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति के लोग वालरा नामक स्थानांतरित कृषि
जो माही नदी का जो मैदानी भाग है वहाँ पर आदिवासी भील और गारासिया जनजाति के जो लोग हैं वो वालरा नामक स्थानांतरण कृषि करते हैं। ये भी आप ध्यान रख लेना, नोट लगा के लिख लेना, इम्पोर्टेंट लगा लेना। एक इस क्षेत्र में आता है छप्पन का मैदान। और छप्पन का मैदान क्या है? एक आता है छप्पन का मैदान, एक है छप्पन की पहाड़ियाँ। छप्पन की पहाड़ियाँ, तो छप्पन की पहाड़ियाँ तो है बाड़मेर में, और छप्पन का मैदान है। छप्पन के मैदान की बात करें तो बांसवाड़ा और जो प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच छप्पन का मैदान क्या हुआ? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच, प्रतापगढ़ के बीच छप्पन गांव नदी नाले के मैदानी भाग को क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान क्या है? प्रतापगढ़ और जो बांसवाड़ा के बीच छप्पन गांव, छप्पन नदी नाले, इस भाग को क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान। नोट कर लेना, एक है छप्पन का मैदान और एक है छप्पन की पहाड़ियाँ। तो छप्पन की पहाड़ियाँ है बाड़मेर में और छप्पन का मैदान है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये इम्पोर्टेंट लगा के आप लिख लेना। तो ये हो गया आपका माही नदी बेसिन हो गया। माही नदी बेसिन में कुछ ध्यान नहीं रखना, माही नदी यहाँ से गुजरती है, तो माही नदी जो नदी का जो भाग है उसी को कहते हैं माही नदी बेसिन। प्रतापगढ़, डूंगरपुर जो बांसवाड़ा है यहाँ पर इसका विस्तार है। आपको पता है धार जिले से, मध्य प्रदेश के धार जिले से ये माही नदी निकलती है और यहाँ पर गुजरात के अंतर्गत विलुप्त हो जाती है। राजस्थान में 3 जिलों में इसका विस्तार है। कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है। कर्क रेखा को विभाजित करने वाली जो नदी है वो यही है माही नदी। इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना। इसको कहते हैं आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा इसको कहते हैं। कांठल की गंगा क्यों कहते हैं? कांठल क्या है? कांठल है जो माही नदी के किनारे जो बसे हुए भाग है, बांसवाड़ा और जो प्रतापगढ़ है उनके किनारे जो बसे हुए जिले, इनके जो भाग हैं उसको कहते हैं कांठल। इस कारण इसको कहते हैं कांठल की गंगा। और आदिवासी जो भील और गरासिया जनजाति के लोग हैं वो वालरा नामक यहाँ कृषि करते हैं। तो ये हो गया माही नदी बेसिन। तो अपना जो पूर्वी मैदानी भाग था, पूर्वी मैदानी भाग वो क्या है? आज यहीं पर क्या है कंप्लीट होता है। अपने क्या क्या पढ़ लिया? उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग, तीनों पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे हाड़ौती का पठार। अपना 4th नंबर क्या है? हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर जो हमारा टॉपिक था राजस्थान के भौतिक प्रदेश वो कंप्लीट हो जाएगा, उससे संबंधित अपन क्वेश्चन कर लेंगे। और उसके बाद में जो राजस्थान का उपवाह तंत्र है उसके बारे में अपन देखेंगे, यानी जो भी राजस्थान की नदी है, झीलें, कौन कौन सी नदी है, कौन कौन सी झीलें हैं, खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें, उसके बारे में अपन देखेंगे। अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।